नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। राकेश ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा, कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? शारदा जी ने खांसते हुए पूछा। माँ की खांसी की आवाज़ सुनते ही राकेश को गुस्सा आ गया और वह रूखे स्वर में बोला, पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए। पूरे घर में खांसती फिरती रहती है। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए? अच्छा लगता है क्या? राकेश गुस्से से चिल्लाया। उसकी पत्नी नेहा को तो जैसे अपने साथ पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसती रहती है। इन्हें इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख ले। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज नेहा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, राकेश ने कहा तो नेहा इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी को, ये खांसी तो बस इनकी चटोरी जुबान की वजह से है। स्वाद स्वाद में कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती है। दिन भर उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। राकेश ने अपनी पत्नी नेहा की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर नेहा हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। अरे नेहा, एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राकेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन नेहा की त्योरियां छिड़ गई। पति के ऑफिस जाते ही वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े, इसीलिए आप खांसी का बहाना बना बैठी हैं। आपकी सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको और कोई काम तो है नहीं, तो यही सब करती रहती हैं। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती है। थोड़ा काम कर लेती तो घिस थोड़ी जाती। अपने अपमानजनक शब्द सुनकर शारदा जी की आंखों से आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जलते भूनते हुए नेहा ने जैसे तैसे डिनर बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब शारदा जी मंदिर से पूजा करके घर लौटी तो देखा कि बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही नेहा बोली, थोड़े से बर्तन रखे हैं, मांज दीजिएगा और रात का खाना भी बना दीजिएगा, हम लोग देर से आएंगे। राकेश ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह शारदा जी को भी नहीं पता था। न वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और न ही बेटा बहू कभी बताकर जाते थे। शारदा जी रसोई में गई तो जूठे बर्तनों का बसा ढेर उन्हें चिढ़ाता सा लगा। हिम्मत जुटाकर उन्होंने सारे बर्तन साफ किए और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से नेहा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर नेहा ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया, अपनी मनमानी चलाने लगी और राकेश को भी अपने चक्कर में ले लिया। राकेश पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। रही सही कसर नेहा ने पूरी कर दी। नेहा पूरे घर को अपने हिसाब से चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना
घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं शारदा जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी हो गई थी। जब बेटा ही कद्र नहीं करता था तो बहू क्या करती। राकेश नेहा के सामने ही अपनी माँ को कुछ भी कह देता था, जिससे नेहा और सिर चढ़ गई थी। अब इस घर में वही होता था जो बहू नेहा कहती। नेहा के आने से पहले शारदा जी ने काम वाली बाई रखी हुई थी, जो झाड़ू पोंछा और बर्तन कर जाती। लेकिन नेहा ने आते ही घर का खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली को हटा दिया। उसका कहना था कि काम वाली को पैसे देना बेकार है, जब घर में सासू माँ बैठी रहती है। इस उम्र में हाथ पांव चलते रहने चाहिए। ऐसा कहकर वह हमेशा अपनी सास से काम करवाती रहती थी। अतीत के पन्ने पलटते पलटते शारदा जी की तंद्रा अचानक टूटी जब दरवाजे की घंटी बजी। रात को दोनों बहुत देर से आए तो शारदा जी ने खाना परोसा, लेकिन जैसे ही वे खाने बैठे राकेश चिल्ला पड़ा, यह क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला डालना ही भूल गई क्या? इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? यह बेस्वाद खाना खाने के लिए? ऐसा कहकर राकेश बिना खाए ही सोने चला गया। नेहा भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे चली गई। राकेश की तेज आवाज से शारदा जी अंदर तक हिल गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर सुबकने लगी। नेहा से क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। शारदा जी की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन राकेश उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद पता चला कि लगातार खांसी की वजह से उन्हें टीबी हो गई है। इलाज लंबा चलेगा। इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों तक दवाइयाँ चली, लेकिन ज़्यादा खर्च के डर से राकेश दवा लाने में आनाकानी करने लगा। उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी, लेकिन जब भी वह बेटे से दवा लाने को कहती, वह हमेशा की तरह व्यस्त होने का बहाना बना देता। बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई सरोकार नहीं था। उसे केवल अपने ऐशो आराम की चिंता रहती थी। शारदा जी की जिंदगी शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उन्हें हमेशा अपशगुनी कहा गया। दादी कहती थी कि शारदा अपने पीछे 4 बहनें ले आई है। बेटा न होने के कारण दादी का मन हमेशा खिन्न रहता था। शारदा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छूट गई और माता पिता ने जल्द ही रिश्ता तय कर दिया। उम्मीद थी कि ससुराल जाकर कुछ बदलेगा, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। दहेज न होने के कारण उनसे दुगनी उम्र के विदुर व्यक्ति से विवाह कर दिया गया। ससुराल में जेठ जेठानी का राज था और शारदा जी की हैसियत नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सारा दिन घर के कामों में बीत जाता था। जेठानी भी उन्हें दबाकर रखती थी, लेकिन फिर भी पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। शारदा देवी के पति को उसकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आते थे, जुए में उड़ा देते थे। लेकिन शारदा देवी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद शारदा देवी ने अपने बेटे राकेश को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शारदा देवी के ससुर जी चल बसे। राकेश के पिता रोज शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शारदा देवी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब शारदा देवी एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब शारदा देवी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उन्हें उनके बेटे राकेश के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कोई नौकरी नहीं मिली, परंतु
मरती क्या न करती, पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किए, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और राकेश को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उसकी आधी फीस माफ कर दी गई। जब शारदा देवी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी तो उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, लेकिन उस पर उसके बिगड़े पिता की छाप थी। पिता की तरह गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज का काम था। शारदा देवी अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में राकेश एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। और उसके बाद नेहा उसकी जिंदगी में आई। उसने अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। शारदा देवी को वह अपने साथ तो रखता था, परंतु कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। शारदा देवी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी में शारदा देवी संतुष्ट रह जाती थी। लेकिन नेहा के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती तो भी कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में अब कोई नहीं रहा था। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वे अपने अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। जब शारदा देवी की तबीयत पहले से भी बदतर होने लगी तो जितना हो पाता वह घर का काम कर लेती थी, और यदि तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना नेहा को बहुत खलता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वह सोचने लगी कि अब उसकी सास उसके काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर ही तोड़ती रहती है, और जितने की माँ जी की दवाइयाँ आती है उतने में तो काम वाली बाई रख सकती हूँ। बस फिर क्या था। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो नेहा ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है कि मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि वह अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ का कहीं और इंतजाम कर दो। बस इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर राकेश बोला, नेहा तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रही हो? हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर नेहा बोली, राकेश अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती है, घर का भी काम नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसे लगाने चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम कल ही माँ जी का सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। ठीक है नेहा, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। शारदा देवी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी।
यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? और बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखा, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आंच नहीं आने दी, फिर बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सिर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है, और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरे त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी शारदा देवी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन शारदा देवी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से नीर बहाती रही। रह रहकर यही ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत आ पड़ी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वह बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब राकेश और नेहा सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। बहू नेहा तो यही सोचकर अधीर हुई जा रही थी कि अब माँ जी उठे और कब उनसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करे। लेकिन नेहा हैरान थी कि आखिर अब तक माँ जी उठी क्यों नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो राकेश और नेहा ने शारदा देवी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। लेकिन यह क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में राकेश की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही राकेश चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राकेश, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटे और बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद न जाने क्यों मेरे मन में तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराई कैसे हो गए, यह बात समझ पाना शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने एक माँ क्यों वृद्धाश्रम में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो यह तो मैंने कल रात ही सुन लिया था, लेकिन मुझे आगे की जिंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सिर का पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान भला करे तुम्हारा, तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए राकेश की आंखों से आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए। थोड़ी देर बाद नेहा की बहन सुमी घर पर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात तक राकेश और नेहा माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन गया। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल हो गए। शारदा देवी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई। 1 दिन पहले ही शारदा देवी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है।
तुरंत उन्होंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन लगाया और अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी को गुजरे काफ़ी साल हो गए थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। शारदा देवी की बातों में परेशानी की झलक भांपकर उनकी छोटी बहनों ने और अन्य बहनों को भी बुलवा भेज दिया। शारदा देवी भी सीधे अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी सी हो गई। घर बंद था तो शारदा देवी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा देवी ने सबके सामने अपनी हालत बयान की। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, परंतु सब अपने अपने ससुराल में थी, इसीलिए शारदा देवी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत शारदा देवी को उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नगद राशि भी दी। शारदा देवी ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देगी। परंतु देखा जाए तो चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था। चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ शारदा देवी बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी। शारदा देवी को घर और खेत मिल गए और अपने पिता से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए अनुसार खेती की और कुछ ही महीनों में खेतों में फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते शारदा देवी एक माँ की तरह सभी को त्योहारों पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा का दुख उनसे बेहतर कौन समझ सकता था, इसीलिए वह अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उन्हें सहयोग देने लगी। अब शारदा देवी खुश रहने लगी थी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भुलाकर फिर पूरे जोश के साथ जुट जाती थी। उन्होंने स्वयं को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल लिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर न रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि शिक्षा के अभाव में जो कुछ उन्हें झेलना पड़ा वैसा ही उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। इसीलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया, कंप्यूटर शिक्षा अर्जित की। जो वर्षों पुरानी इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली शारदा देवी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। शारदा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थानों ने सम्मानित भी किया और सहयोग भी दिया। जगह जगह उनके कार्यों की चर्चा होने लगी। गांव के सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जब राकेश ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर
चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। अपनी माँ के बारे में पता चलते ही उसने नेहा को बताया। इस पर नेहा राकेश से कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देगी तो किसे देगी? आखिर उनकी जायदाद पर हक तो हमारा ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों बेटा बहू गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। जैसे ही वे उनके घर पहुंचे तो नौकर ने बताया कि शारदा देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ का इंतजार करते करते राकेश और नेहा घर के बाहर निकलकर खेतों को निहारने लगे। हरी भरी फसल खेतों में लहला रही थी। यह देखकर वे दोनों भी हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे राकेश के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही उनके कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा तो राकेश और नेहा की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी माँ शारदा देवी स्कूटर चलाकर घर लौट रही थी। नेहा भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी शारदा देवी, जो कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही शारदा देवी आज समाज की एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो शारदा देवी के मन में ममता जाग उठी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर वह मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए राकेश ने कहा, माँ, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई हैं मेरे दिल का सुकून ही खत्म हो गया है। हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ, अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहेंगी। अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहेंगी। अपनी खेती आप मेरे हवाले कर दीजिए। यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। राकेश का साथ देने के लिए नेहा भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। शारदा जी अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह जानती थी। उनके लालच को उन्होंने तुरंत पहचान लिया और सब लफ्ज़ों में बोली, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वे इन असहाय को बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वही लोग हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस जिंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, वह अपमान दरअसल मेरे लिए एक वरदान था। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ में आया। बेटा, अब तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज रहना नहीं चाहती। अब यही सब लोग मेरा परिवार है। और यहाँ तक रही संपत्ति की बात, तो मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, अरे राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे में आऊँगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। यह कहकर शारदा जी अपना स्कूटर लेकर निकल पड़े। राकेश और नेहा हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों, शारदा देवी की जगह अगर आप होते
तो क्या आप अपने बेटे बहू को माफ कर दोबारा घर चली जाती, या आत्मसम्मान के साथ अपनी बनाई हुई पहचान को ही चुनती? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।